हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक बजट। बजट से डायरेक्टली क्वेश्चंस तो नहीं आते, बट इसके कंसेप्चुअल पार्ट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। नाउ से इकोनॉमिक सर्वे से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बट यस यू शुड बी नोइंग द फॉर्मेशन ऑफ द बजट। देखो, बजट से क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएंगे कि एलोकेशन किस पे हुआ, बट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि उसमें रेवेन्यू के रिसोर्सेज कैसे होते हैं, सब्सिडीज कैसे जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। द कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ द बजट इज रिक्वायर्ड एज एट द सेम टाइम द पॉलिटिकल पार्ट, द पॉलिटी वाला जो पार्ट होता है बजट का, वो भी आपको जानना जरूरी है। एंड व्हाट आर द डिपार्टमेंट्स विच आर इन्वॉल्व फॉर द बजट फॉर्मेशन ऑफ द बजट, एंड हाउ द बजट हैज बीन फॉर्म्ड एंड विल बी फॉर्म्ड, एंड व्हाट आर द चेंजेस विच हैज बीन डन, और कैसे स्ट्रक्चर्स में चेंजेस करते जा रहे हैं, एंड वाई बजट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट एज अ लेमैन ऑल्सो। तो ये चीज को हम लोग जानते हैं, और आपको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग दिखाएंगे कि व्हाट आर द important aspects of the budget which should be taken care of. So budget is an annual financial statement containing estimated revenues and expenditure for the next financial year. ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लियर रहता है। आर्टिकल 112 में स्टेट गवर्नमेंट का अगर बोल दो तो 202, एक एक करके दो, क्या चीज दो, बजट। ठीक है ना, ऐसे याद कर लो, एक एक करके दो। ठीक है ना, या तो 1+1 करके भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे भी याद करना, और 2 बन गया तो उसके बाद 202। ठीक, इससे याद कर लेना स्टेट गवर्नमेंट का। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी लेड बिफोर द रेस्पेक्टिव लेजिस्लेचर। हर जो गवर्नमेंट होती है उसको लेजिस्लेचर के पास उसको सबमिट करना होता है, और वहाँ पे फिर उसका डिस्कशन होगा, उसको पास किया जाएगा, उसको अलोकेट किया जाएगा, फंड अलोकेट किया जाएगा। दिस आर द प्रोसेस विच आर इन्वॉल्व इन दिस बजट। सो यस, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि दिस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यही बजट है, लोकल भाषा में ये बजट है, अदरवाइज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है ना, ये इसको ले डाउन करना है लेजिस्लेचर के पास। मतलब ऐसा नहीं कि आप रैंडमली कभी भी क्या एस्टिमेट कर रहे हो, क्या एक्सपेंडिचर कर रहे हो, उसका कोई अकाउंट देते ही नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। सो बजट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टूल एंड द मेन प्राइमरी टूल फॉर गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द फिजिकल पॉलिसीज, है ना। जितने फिजिकल रिलेटेड पॉलिसीज होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बजट का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट कोई भी एक्टिविटी करना चाहती है, या तो किसी भी एरिया को ज़्यादा प्रमोट या डेवलप करना चाहती है, तो डेवलपमेंट के लिए प्राइमरी कंसर्न क्या चाहिए, है ना, फंडिंग चाहिए। एंड दिस फंडिंग इज बीइंग अलोकेटेड बाय दिस बजट। देखो, बजट के अलोकेशन से आपको यह समझ आता है कि गवर्नमेंट किस एरिया पे फोकस करना चाह रही है। एजुकेशन हो सकता है, हेल्थ हो सकता है। जैसे लाइक लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर हेल्थ पे सिग्निफिकेंटली ज्यादा इसमें अलोकेशन हो रहा है, देन यू कैन से कि हाँ, हेल्थ सेक्टर पे हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। देयर आर 2 पैरामीटर्स ओनली। लास्ट ईयर के कंपैरिजन कितना आप अलोकेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली बजट तो हर साल बढ़ता ही जाएगा, बिकॉज नॉर्मली तो जीडीपी इंडिया का इंक्रीज होता रहता है ना। सो नॉर्मली दैट्स वाई बजट का जो आपका जितना अमाउंट है वो तो बढ़ता जाएगा ही, बट इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज ऑफ द जीडीपी। जीडीपी के कितना परसेंटेज के हिसाब से वो बढ़ेगा, कितना परसेंटेज में है। जो सपोज हेल्थ सेक्टर 2% में है, तो अगर इस साल 3% हो गया तो ये न्यूज में रहना चाहिए, क्योंकि हेल्थ सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। ठीक है ना। इन द सेम वे, हाउ मच परसेंटेज ऑफ योर जीडीपी यू आर एलोकेटिंग टू समवन, है ना। देखो क्या है कि हम लोग बोलते हैं ना, कहीं पे चंदा देते हैं या किसी एरिया पे अपना फंडिंग या कोऑपरेटिव तरीके से आप कहीं पे गणेश जी रखते हो, दुर्गा जी रखते हो, तो ये जब वैसे केसेस में क्या होता है, आप फिक्स कर देते हो 100 रुपीज, है ना, 100 रुपीज फिक्स कर देते हो, हर पर्सन से ले गए। वैसे तो 100 रुपीज से कुछ नहीं होता, आजकल 1000 रुपीज फिक्स करते हैं। तो 100 रुपीज अगर फिक्स कर दिए, तो एक पर्सन है जो कि डेली की डेली कमाता है और 100 रुपीज ही कमाता है, और एक पर्सन है जो कि डेली 5 स्टार होटल में खाना खाता है और उसे 100 रुपीज लेना। ठीक है ना, ये इसके लिए 100 रुपीज नथिंग है। ठीक है ना। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि उसके इनकम के सर्टेन परसेंटेज, ये हो सकता है 0.2% भी हो सकता है, या 0.01%। अगर मैं इसका इनकम उस हिसाब से एलोकेट करूं, तो आप उससे भी उतना ही लोगे, उससे भी उतना ही शेयर करोगे, है ना। तो परसेंटेज के हिसाब से एलोकेट होना चाहिए बजट में। सो दैट इज क्वाइट गुड। अपन ये नहीं बताना चाहिए कि इतने 1000 करोड़, क्या मतलब किसके रेस्पेक्ट में आप बताओगे कि कितने 1000 करोड़। सो ओके, सो पैसे तो आपको निकालने हैं बजट से, और बजट में कितने पैसे आए ये दोनों चीज बताने हैं आपको बजट में, है ना। कितना एक्सपेंडिचर करने वाले हो, एट द सेम टाइम हाउ मच अर्निंग यू आर गेटिंग, एंड हाउ मच एस्टिमेटेड अर्निंग यू विल बी गेटिंग।
है ना, क्योंकि अगर एस्टिमेशन होगा तभी तो आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि कितना आप इसमें निकालने वाले हो, कितना ज़्यादा आप खर्चा करने वाले हो, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने वॉलेट को झांकना पड़ेगा। आपके वॉलेट जो होता है, आप उसमें देखोगे कितना पैसे हैं मेरे पास, 1000 रुपीज़ है, 10,000 रुपीज़ है, तो मेरा बजट क्या है। सो बजट में 3 फंड में झांका जाता है। व्हाट आर द 3 फंड्स? 3 फंड्स में से पहला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सेकंड इज पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड थर्ड इज कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। देयर आर 3 फंड्स विच आर, इसमें से आपको पैसे निकालने हैं या तो इसमें पैसे डालने हैं, दोनों चीजें हो गया, है ना। किसी में जैसे क्या है, इसमें रिचार्ज करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये डिपेंड करता है। हम लोग देखेंगे कि हर एक फंड के बारे में क्या है, और ऐसा 3 पर्स बनाना जरूरी है क्या, 3 वॉलेट ऐसा बनाना जरूरी है क्या, इस चीज को हम लोग देखेंगे। सो यू कैन सी कॉन्स्टिट्यूशन अगर क्या बोलता है इस बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स दैट आर्टिकल 266 के अंदर में देयर शुड बी अ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, है ना। मतलब देयर शुड बी अ वॉलेट, देयर शुड बी अ फंड जिसमें पैसे रहना चाहिए। और इसमें कौन से पैसे रहेंगे? इनकमिंग टैक्सेस, लोन जो भी हम लोग लेते हैं, मतलब हम लोग नहीं, गवर्नमेंट लेती है, और लोन जो रिकवरी होती है, और इससे जब भी पैसे निकाला जाएगा यू विल हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से पैसा निकालना है, मतलब ऐसा नहीं क्योंकि पार्लियामेंट वो पूरे कंट्री का पैसा है ना, और लेजिस्लेचर के परमिशन के, सारे लेजिस्लेचर के परमिशन से ही आप उसका पैसा निकाल सकते हो। एट द सेम टाइम देयर आर चार्ज एक्सपेंडिचर ऑल्सो, जैसे कुछ सैलरीज हैं जो हमेशा से कंसोलिडेटेड फंड से निकलते हैं, तो इसके लिए क्या हर साल थोड़ी वोटिंग करते रहना है ना। अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तब वोटिंग होगा, अदरवाइज वो चार्ज होते रहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें पैसे निकालने के लिए आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट यस टैक्सेस और लोन्स जो निकले हैं उसमें अपार्ट फ्रॉम दिस चार्ज एक्सपेंडिचर, अदर एक्सपेंडिचर के लिए आपको जो भी खर्चा करना है यू विल हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द पार्लियामेंट, और इसके लिए वोटिंग करवाना पड़ेगा। एंड सेकंड फंड इज द पब्लिक फंड ऑफ इंडिया। पब्लिक फंड ऑफ इंडिया नाम से लग रहा है कि पब्लिक का फंड है जो कि आपके पास है, गवर्नमेंट के पास है। सो इट इज द बैंकर, है ना। गवर्नमेंट ऑल्सो वर्क्स एज द बैंकर फॉर द अदर पीपल एंड नॉर्मल पीपल के लिए। जैसे पीएफ का आपका सारा जो पैसा होता है, स्मॉल सेविंग्स का, पोस्टल डिपॉजिट का, इसका जो पैसा होता है ये गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट अपने पास रखती है और सर्टेन इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। इन दिस वे सर्टेन फंड्स आर देयर विच हैज बीन टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जब भी पब्लिक का डिमांड होता है, पब्लिक का डिमांड जैसे रिटायरमेंट होगा या जो भी होगा, गवर्नमेंट विल रिटर्न यू बैक, है ना। दैट इज द पब्लिक फंड ऑफ इंडिया। तो ये अगर और भी ऐसा हो सकता है, ये तो कुछ परमानेंट फंड्स होते हैं, और कुछ भी टेम्पररी फंड्स भी क्रिएट किया जा सकता है। जैसे रोड को कंस्ट्रक्शन करना है, सेंट्रल रोड फंड, उसके थ्रू आप क्या करोगे कि जितना भी रोड से पैसे आते हैं कलेक्ट करो, उसको पैसे उसमें डालो और उसमें से एलोकेट करना। सो दैट इज डिफरेंट काइंड ऑफ फंडिंग्स विच इज देयर फॉर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका पैसा आप किसी और चीज में मूर्ति वूर्ति बनाने के लिए नहीं लगा सकते, ठीक है ना, वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए रहता है। एंड थर्ड इज द 267 आर्टिकल 267 के अंदर में कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इमरजेंसी, है ना, अनफोर्सिन इवेंट्स। 500 करोड़ जो फाइनेंशियल सेक्रेटरी है उसमें रिचार्ज करता रहता है, वो अपने पैसे से नहीं करता, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिचार्ज करता रहता है कंटीजेंसी फंड को। सो इट शुड बी ऑलवेज फुलफिल्ड। ये पहले कुछ 100 करोड़ था, उसको धीरे धीरे बढ़ा के हम लोगों ने 500 करोड़ कर दिया, है ना। इससे क्या है कि इससे कभी भी कुछ इवेंट्स होते हैं, डिजास्टर्स आते हैं, तो इसमें से पैसा निकलते हैं और उसको यूज किया जाता है ना। दैट इज द पर्पस। सो यू हैव सीन दिस काइंड ऑफ 3 काइंड्स ऑफ द फंड्स, और हर फंड्स का मैंने थोड़ा बहुत बताया। जैसे पब्लिक फंड में क्या क्या चीजें आती है, कंसोलिडेटेड फंड में क्या क्या चीजें आती है। सो कंसोलिडेटेड फंड में क्या है, रेवेन्यूज होता है और एक्सपेंडिचर होता है, 2 चीजें, ठीक है ना। इसमें से रेवेन्यूज, तो रेवेन्यूज में क्या है, रिसिप्ट्स में आएंगे, टैक्स एंड नॉन टैक्स ग्रांट्स, ये सारे आते हैं। एक्सपेंडिचर में क्या होगा, जितने जनरल सर्विसेज होते हैं, इकोनॉमिक सर्विसेज, गवर्नमेंट का जो भी फंक्शंस होता है, पंखा का जो बिजली बिल भी आता है ना, वो सारा भी चीज तो एक्सपेंडिचर में जाएगा ना, और वो सारा चीज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलता है, ठीक है ना। सैलरीज होगा वो चार्ज होगा और बाकी सारे आपके निकलते हैं। सो दिस आर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंटीजेंसी तो आपको पता है, पब्लिक अकाउंट्स आपको पता है। सो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। 266 फंड यू हैव सीन ऑल द रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द लोन्स रेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और तो ये तो दोनों क्या है, रिसीव वाला हुआ, और क्या है, पेमेंट जो करना है लोन का, वो भी इसी से निकलता है ना। रिपेमेंट ऑफ द डेट एंड लोन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट इज स्पेंट आउट ऑफ दिस फील्ड। क्या होता है कि जैसे आपको अब जितना टैक्स का पैसा तो इसी में आ रहा है सारा पैसा, अब उसको तो स्टेट में भी तो आपको देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो फ्रॉम दिस फंड ओनली स्टेट्स आर बीइंग ग्रांटेड, को ग्रांट मिला जाता है, उसको उनका पोर्शन मिला जाता है, और उसके डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल कमीशन के हिसाब से आपको स्टेट को, सारे स्टेट को उनका शेयर मिलता है, ठीक है ना। सो दैट्स द थिंग। एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या है, कुछ जैसे मैंने बताया, अमॉलमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, जितने जजेस हैं,
चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सारे लोगों का पैसा, सब लोगों का ठेका किस में रखा हुआ है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इवन जो रिटायर हो गए उसका पेंशन का पैसा भी उसी में से निकलता है ना। तो ये सारा एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब नॉर्मली सारा जो भी चीज आप जानते हो वो सब कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से निकलता है, एक्सेप्ट कुछ स्पेसिफिक फंड्स को छोड़ दो, ठीक है ना। सो वी हैव सीन दिस कंसोलिडेटेड फंड। इसमें देखो दो चीजें होती है कंसोलिडेटेड फंड में, एक कैपिटल अकाउंट होता है, एक होता है रेवेन्यू अकाउंट। वी विल सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट एंड रेवेन्यू अकाउंट। जो अभी तक हम लोग बात की उसको वो ब्रीफ में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। एंड यू शुड बी नोइंग दैट व्हेनेवर देयर इज एनी एक्सपेंडिचर दैट शुड बी पास्ड बाय पार्लियामेंट, है ना, एंड एक्सेप्ट दिस चार्ज एक्सपेंडिचर। सो दिस इज क्लियर टू यू। अब अगला क्या होता है? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों ने जाना, ये सब सारा चीजें जो सेविंग्स प्रोविडेंट फंड ये सारा चीज होता है, ये इसमें क्या है? रिपे करना है गवर्नमेंट को मेच्योरिटी डेट के जैसे ही आता है उसको पे करना है। सो इट्स सिंपली कस्टोडियन, है ना। ये एक प्रकार से गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज है जो इसको फुलफिल करना है, ये लाइबिलिटीज है। जैसे क्या है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो पैसे आते हैं नॉट नेसेसरली इट इज द लाइबिलिटी, क्योंकि उसमें जो पैसे आते हैं वो उसको गवर्नमेंट फ्री है कि किसी भी चीज के लिए यूज करे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, अरे ये पैसा है रखा हुआ है लोगों का और उसको वापस आपको करना है, ठीक है ना। सो इट्स द लाइबिलिटी, है ना। पर इसमें कुछ रिसिप्ट्स भी आते हैं और पोस्टल इंश्योरेंस, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड जो भी आप जानते हो, जो छोटा मोटा फंड्स होते हैं, ये सारे छोटे नहीं, ये तो करोड़ के होते हैं, लैक्स करोड़ के होते हैं, ठीक। तो ये इसके अंडर में डिटेल मैंने डाल दिया है, यू कैन सी हियर कि क्या क्या चीजें इसके अंडर में आती है। यू कैन सी, पॉज कर सकते हो स्लाइड्स को, उसके हिसाब से देख सकते हो, ठीक है ना। तो वी हैव सीन दिस थिंग, कंसोलिडेटेड फंड हम लोग देख लिए एंड पब्लिक अकाउंट देख लिए। कंटीजेंसी फंड को हम लोगों ने थोड़ा सा समझा था। इसमें ऐसा नहीं होता कि इसमें क्या पार्लियामेंट का परमिशन चाहिए? सो हियर यस, पार्लियामेंट्स उसका परमिशन चाहिए, अदरवाइज क्या होगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से क्या करोगे आप? इसको रिचार्ज करते रहोगे, है ना, और वहां से पैसे निकालते रहोगे, है ना। तो ये तो नहीं होना चाहिए। सो वेन एवर यू आर टेकिंग फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कंटीजेंसी फंड में पैसा डाल रहे हो, 500 करोड़ डाल रहे हो, और आपने इमरजेंसी में निकाल भी लिया पैसा, बट लेटर ऑन अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम द पार्लियामेंट। यू विल हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट वेन एवर यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। बट यस, इसमें परमिशन मतलब आप अप्रूवल लेट से भी ले सकते हो। जैसे ही आपने पहले तो काम कर लिया इमरजेंसी में, तो क्या होगा? पहले तो फंड की रिक्वायरमेंट होती है, लेटर ऑन जब भी सेशन होगा उस समय आप अप्रूवल ले लेते हो, ठीक है ना। यहाँ पे तीनों के बीच में एकदम क्लियर कट डिफरेंस दिखा देता हूँ। तीनों के बीच में आर्टिकल के बारे में लिखा हुआ है। इसमें देखो, इसमें पार्लियामेंट का ऑथराइजेशन कंसोलिडेटेड फंड में पहले चाहिए, इसमें लगता नहीं है, और इसमें बाद में कर सकते हो आप, ठीक है ना। फिर एक्सपेंडिचर, ऑल द एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो इसी में से जाते हैं। तो इसमें से कौन से जाते हैं? इसमें अर्निंग जो बता दी हम लोगों ने बात कर लिया ऑलरेडी कि कहां से आता है, कैसे जाता है, ठीक है ना। और इसमें अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर से, तो ये क्या है? ये उसी का एक्सपेंडिचर होगा जिसका पैसा था। इसमें एक्सपेंडिचर कुछ नहीं होगा। इसमें एक्सपेंडिचर जो भी होगा वो तो गवर्नमेंट जो भी फंक्शन करती है, जितना भी काम करने दिखता है, वो सारा चीज आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलता है, ठीक है ना। एंड अर्निंग, यू आर नोइंग कि टैक्स नॉन टैक्स का रेवेन्यू इसी से आता है, और इसमें क्या है? आपका रिचार्ज होता है। अगर ये तीन फंड क्लियर है तो मुझे बजट समझाना आसान होगा। सो बजट इज 112, 112 याद रखो, ठीक है ना। इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहे हैं। तो जब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्लियामेंट में पेश होता है तो उस समय तीन टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, और तीन टाइप में भी एक जो टाइप का स्टेटमेंट है इसके अंदर फर्दर 2 डिविजन्स हैं। तो टोटल 3 स्टेटमेंट्स होते हैं, मतलब 3 फंड के 3 स्टेटमेंट तो होने ही चाहिए, क्योंकि आपके 3 फंड्स हैं। और इसमें से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर में भी आपका फर्दर 2 डिविजन्स होते हैं, ठीक है, ये क्लियर है। तो स्टेटमेंट 1 बिलोंग्स टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेटमेंट 2 बिलोंग्स टू द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, एंड स्टेटमेंट 3 बिलोंग्स टू द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। सो स्टेटमेंट 1 में आप देखो, इसके अंदर में वो सारा एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू है जो कि इन जनरल आता है, एक्सेप्ट सैलरीज एंड एमोलमेंट्स। देखो ये सब तो चार्ज के अंदर में आता है ना, चार्ज, तो इसमें वोटिंग नहीं होना है, तो ये बस आपको पेश कर देना, दिखा देना भाई इतना खर्च हुआ, है ना। उसके ऊपर कोई वोटिंग तो हो नहीं रहा है, क्योंकि ये तो खर्चा होना ही है ना। हर पर्सन के सैलरी पे थोड़ी स्क्रूटनी करेगी। बट यहाँ पे गवर्नमेंट का और पार्लियामेंट का काम होता है कि ये इस एरिया को अच्छे से डिस्कस करें,
ठीक है ना। जैसे कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसको भी आपको शो करना है कितना भाई आया था और कितना निकला, है ना। फिर इसमें आपको देखना है कि कितना आया था और कितना निकला। तो ये सारा अकाउंट आपने चेक कर लिया। अब पार्लियामेंट का काम है इसको देखना। उसमें भी पार्लियामेंट का काम क्या है, जो रिसिप्ट आ गया उसको तो ले लेना, यहां से भी जो कैपिटल अकाउंट से रिसिप्ट आया उसको ले लेना। देखो दो अकाउंट होता है, रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। आपका जैसे करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट होता है ना, वैसे टाइप का यहाँ पे रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अब इसमें जो एक्सपेंडिचर करोगे ये दोनों में से, दैट पार्ट हैज टू बी वोटेड इन द पार्लियामेंट, ठीक है ना। उस पार्ट को पार्लियामेंट में वोटिंग करना पड़ेगा। मतलब आप समझ रहे हो। फिर से देखो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तीन स्टेटमेंट में एक तो कंटीजेंसी का हो गया, एक पब्लिक अकाउंट का हो गया। इसमें कभी सेकंड पार्ट जो होता है ये चार्ज एक्सपेंडिचर, जो सैलरीज ऑफ द जजेस और प्रेसिडेंट, ये सारे का जो सैलरी पेंशन होता है वो चार्ज होता है, और इस पर कोई वोटिंग नहीं हो रहा है। और फिर जो इस पर वोटिंग हो रहा है वो स्टेटमेंट 1 पे आ रहा है। इसके अंदर दो अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। इसके जो डिसबर्समेंट पार्ट, मतलब जिसमें एक्सपेंडिचर जो हो रहा है उसका जो पार्ट है उस पर वोटिंग होगा पार्लियामेंट का, ठीक है ना। अब जैसे बजट आपको बनाना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आप निर्मला सीतारमन की जगह में चले गए, आपको बजट बनाना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को कॉन्टेक्ट करोगे। प्लीज डू योर जॉब, क्योंकि इसका जॉब क्या है, यही काम है। और भी जॉब है पर ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है ना। तो इसको बोल दिया कि भाई बजट बनाओ, ठीक है। बजट बनाते हैं तो ये बोलेगा कि भाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट अपना डिटेल दो मुझे, और अपना एस्टिमेशन भी दो कि कितना हुआ है और कितना होने चाहिए। तो ये कॉन्टेक्ट, तो क्या हुआ, इस बजट के लिए इसको क्या क्या चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू चाहिए। अब ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास क्या चाहिए, उसको सारे मिनिस्ट्री से पूछना है कि कितना एक्सपेंडिचर भाई हुआ, है ना, और कितना एक्सपेंडिचर फ्यूचर में हो सकता है, आपका एस्टिमेशन क्या है। सो इन दिस वे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंडर में जो है सीजीए, है ना, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, कैग नहीं है ना, ये सीजीए है। अब ये क्या करेगा, सबको बोलेगा, सारे डिपार्टमेंट से कलेक्ट करेगा डेटा कलेक्ट करके अपने पास रखेगा, ठीक है ना। और इसके बाद अगर पहले प्लानिंग कमीशन होता था तो प्लानिंग कमीशन बताता था कि मेरे पास कितना प्लान है, किस पे प्लान पे फंडिंग करना है। बट नाउ डेज ऐसे प्लानिंग कमीशन का ऐसा रोल नहीं बचा, तो नीति आयोग ही सब काम करता है। तो प्लान एक्सपेंडिचर ऐसा कुछ नहीं रहा। तो इस चीज को हम लोग बिल्कुल भी ऑब्सोलेट कर सकते हैं कि ये पार्ट को अभी हम लोग को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो अब ये क्या है, सारे मिनिस्ट्रीज को पूछेगा कि भाई अपना आउटपुट दो। तो ये लोग क्या करेंगे, ये दे विल प्रिपेयर बजट एस्टिमेट्स एंड डिमांड फॉर ग्रांट्स, है ना, ये प्रिपेयर करेंगे। और रिपोर्ट ऑन एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेट्स ऑफ द रेवेन्यू एंड कैपिटल, ये इसके पास आ गया। इसके पास जब आ गया तो अब क्या होगा, ये जैसे ये वाला पार्ट तो आपके प्लान एक्सपेंडिचर वाला जो था, प्लान मतलब जब प्लानिंग कमीशन हर साल का प्लानिंग करता था कि 12th 5 ईयर प्लान में इतना लोकेशन करना है या ये करना है, तो ये सारे चीज की रिक्वायरमेंट अभी उतना ज्यादा नहीं होती। तो अब ये क्या करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को बता देगा भाई मेरा इतना एक्सपेंडिचर होना है। सो दैट विल बी प्रोवाइडेड टू दिस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि मेरा इतना एक्सपेंडिचर हो सकता है और हो चुका है ना। तो पास्ट ईयर का जो हो चुका है, एट द सेम टाइम जो फ्यूचर में हो सकता है। अब यहां पे देखो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में क्या होगा, इसके अंदर में दो टैक्स का है, एक सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, जो कि अभी चेंज हो गया है क्योंकि अब जीएसटी आने के बाद से ये चेंज हो गया है। तो अब इनडायरेक्ट सीबीआईसी हो गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स वाला हो गया है, ठीक है ना। अब ये सेकंड है सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स, ये दोनों से रेवेन्यू आएगा, और ये रेवेन्यू कौन रखेगा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है ना। अब ये बता देगा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसको बताएगा भाई मेरा इतना इनकम आने वाला है। सो इनकम पता चल गया, एक्सपेंडिचर पता चल गया, और प्लानिंग अगर कुछ है नीति आयोग बता देगा दिस आर द प्लान्स, जो प्लान है ना। तो ये सब मिल जाने के बाद अब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स सारे को अलोकेट करेगा कि कहाँ पे क्या करना है, कितना आपको अलोकेट करना है। तो इसके बाद जब ये अलोकेशन सारा चीज हो जाएगा तो उसका प्रेजेंटेशन का काम होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री का कि वो ये काम करे, ठीक है ना। तो ये सारा चीजें हम लोगों ने देखा। सो एक एक दो जो है आपका आर्टिकल 112, इसमें क्या है, कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स है, आपको जानना जरूरी है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वेदर रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को सेपरेट करना है। तो यस, इट हैज बीन मेंशन कि आपको रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को सेपरेट करना है, फर्स्ट थिंग, है ना।
सेकेंड चीज, वेदर देर इज एनी कंपल्शन कि आपको रेलवे बजट को उसके साथ देना है या अलग देना है। नो, देर इज नो सच रूल कि आप उसको साथ में भी दे सकते हो या रेलवे बजट को सेपरेट भी कर सकते हो। थर्ड, इज देयर एनी कंपल्शन टू शो प्लान एक्सपेंडिचर सेपरेटली फ्रॉम नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो ये चीज क्या है, सोशलिस्ट रिजम जब था और इससे हम लोग फॉलो करते थे रशिया से, तो प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होते थे, ठीक है ना। जब से नीति आयोग हुआ है तब से प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया, प्लान और नॉन प्लान एज सच कुछ रहा नहीं एक्सपेंडिचर। यस, फिर भी क्या है कि फिर भी हम लोगों को एक एस्टिमेशन मिल जाता है कि हमारा प्लान एक्सपेंडिचर मतलब जितना आपका पास्ट में जितना प्लान होता है, जितनी सारी योजनाएं होती है उसमें आपको कितना खर्चा होना है, वो सब के लिए आपका कितना पैसा एलोकेट होना है। तो ये सब उसका एग्जिस्टेंस अब कम हो गया है, तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए मेरे ख्याल से इस पर ज्यादा फोकस उनको नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। सो देयर आर थ्री थिंग्स। तो आपको समझ आ गया, यस रेवेन्यू को अलग करना है कैपिटल से, ये आपका बजट में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। सो अब देखो कि बजट का फॉर्मुलेशन कैसे होगा। आपने एक तो टेक्निकल चीजें देखी कि कैसे डिपार्टमेंट्स के हिसाब से होता है। अब देखो कि जैसे बजट का प्रेजेंटेशन हुआ, निर्मला सीतारमण ने बजट दिया, अब बजट देने के बाद क्या होगा, उसके बाद देखो ये जो कमिटी है, स्टैंडिंग कमिटी होती है, वो सारा स्क्रूटनाइज करती है कि वाकई में इसमें इतना एलोकेशन की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि इतना सारा रेवेन्यूज और हर एक चीज को हर कोई फोकस नहीं कर सकता। तो स्टैंडिंग कमेटी क्या है, स्पेसिफिक उनको एक्सपर्टाइज होता है कि इस एरिया पे इतना ज्यादा फोकस करना था या नहीं करना था। तो वो क्या करते हैं, सारा दिखा के अपना एक रिपोर्ट सबमिट करती है पार्लियामेंट के पास। तो ये ऑफ टाइम में होता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती या पार्लियामेंट अपना सेशन में कर रही है और वो उतना स्टैंडिंग कमेटी अपना काम कर रही है। तो वो क्या कर रही है, अपना सारा काम करके रिपोर्ट सबमिट किया। अब रिपोर्ट सबमिट कर लेने के बाद फिर थर्ड रिपोर्ट आता है, डिमांड्स फॉर द ग्रांट्स। अब क्या है कि अब इसमें क्या है, जो रिपोर्ट के बेसिस पे लोग डिसाइड करते हैं कि वेदर इस चीजों पे इसको इतना ज्यादा पैसा देना है नहीं देना है, या किसी पे पैसा कट करना है क्या, ये सारे चीज को डिसाइड होता है। डिमांड फॉर ग्रांट्स का जब बिल आता है उस समय आपको इस चीज के बारे में बात करनी रहती है, मतलब आपको नहीं, पार्लियामेंट को बात करनी होती है। तो पार्लियामेंट किसी पॉलिसी को अप्रूव कर सकती है, डिसअप्रूव कर सकती है, नॉर्मली पास हो जाती है। और क्या होता है कि ये सारा डिस्कशन होते होते कई बार क्या होता है, कुछ चीजों पे ज्यादा डिस्कशन होता है और कुछ चीजों पे बहुत कम होता है। बट लास्ट डे में क्या है, एक गुलेटिन होता है, उसके थ्रू ना सारा जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है उसको कंक्लूड कर दिया जाता है लास्ट डे तक, कि अब उससे ज्यादा डिस्कशन इस पे नहीं होगा, क्योंकि एक टाइम फ्रेम होता है, उससे ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा। अदरवाइज फिर इंडिया पूरे साल भर आप लोग यही काम करते रहेंगे, मतलब जितने पार्लियामेंट वाले जितने लोग हैं सब यही काम करते रहेंगे कि भाई इसमें डिस्कशन होगा, एक एक पार्ट पे डिस्कशन होगा, तो फिर लेजिस्लेचर का काम जो रूल बनाना, लॉ बनाना, वो कैसे होगा, ठीक है ना। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स मतलब अब डिमांड कर रहे हैं कि मुझे अलोकेट होगा कि नहीं होगा। अलोकेट हो गया, ठीक है, अगर ये अप्रूव हो जाता है इसके बाद क्या होगा, एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल इसमें कि एक्चुअल में परमिशन मिलता है गवर्नमेंट को फ्रॉम द पार्लियामेंट कि अब उसमें से आप पैसा निकाल सकते हो, ठीक है ना। इसमें से अब ये जो डिमांड फॉर ग्रांट्स अप्रूव हुआ, मतलब उनको ग्रांट अप्रूव हो गया कि अब इतना शेयर उनको मिलना चाहिए इस मिनिस्ट्री को या इस पॉलिसी को। अब इसके बाद उसमें से पैसा निकालने का परमिशन है, एप्रोप्रिएशन बिल। तो एप्रोप्रिएशन बिल नॉर्मली एक मनी बिल होता है ना। मनी बिल आपको पता है, मनी बिल में क्या है, लोकसभा नॉर्मली क्या ये मनी बिल ही होता है। इसमें क्या है, लोकसभा का पावर होता है, राज्यसभा का ऑलमोस्ट नल पावर होता है ना, क्योंकि लोकसभा पास कर लेता है तो फिर राज्यसभा की कोई जरूरत नहीं है। तो अप्रोप्रिएशन बिल हो जाने के बाद क्या होता है, उनको पैसे एलोकेट हो गए। अब पैसे एलोकेट हो जाने के बाद अब क्या है, ये तो हुआ एक्सपेंडिचर का अलाउ कर देना। अब क्या है कि गवर्नमेंट कोई नया टैक्स लाना चाह रही है, किसी भी टाइप का कोई चेंजेस या सेस कुछ भी चीज चेंजेस करना चाह रही है जिसमें कलेक्शन पे इफेक्ट पड़ने वाला है, सारे स्टेट के रेवेन्यू पे इफेक्ट पड़ने वाला है, तो एक फाइनेंस बिल आता है। इस फाइनेंस बिल के थ्रू टैक्स में कुछ अल्टरेशन करना है, सो दैट इज बीइंग प्रपोज्ड इन दिस बिल, एंड ये पास हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा आपका बजट का चीजें पास हो जाती है। इसको फिर से सुन लेना, इसको पॉज करके फिर से रिवाइज करके सुन लेना, ठीक है ना। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डिटेल में कि अदर देन दोज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसको डिस्कशन होता है, लोकसभा में प्रेजेंट होता है। इट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यू शुड बी नोइंग एंड यू शुड बी रिमेंबरिंग, है ना। और कोई रिडक्शन हो सकता है थ्रू कट मोशन के थ्रू, इसमें पैसे का कमी भी किया जा सकता है। एंड राज्यसभा कैन डिस्कस एंड रिकमेंड बट हैज नो पावर टू वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। इसमें कोई वोटिंग का पावर नहीं होता राज्यसभा का, क्योंकि ये एक प्रकार से इसमें सारा जो पावर होता है लोकसभा का ही होता है, ठीक है।
फिर थर्ड फिर है अप्रोप्रिएशन बिल, है ना। अब एक एक दो के बाद अब एक एक चार, पैसा चाहिए ना आपको। तो इट सेज नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। ये मेंशन है इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये करना है, ठीक है ना। अब इसको गवर्नमेंट अथॉराइज्ड होती है इसमें से पैसे निकालना। नो अमेंडमेंट कैन बी प्रपोज टू दिस बिल बिकॉज दैट वुड अमाउंट टू अल्टरिंग द वंस डिसाइडेड अमाउंट ऑफ ग्रांट्स। देखो क्या है, अगर ग्रांट्स अप्रूव हो गया तो आपको बस पैसे निकालना है, तो अप्रोप्रिएशन बिल में थोड़ी चेंजेस कर सकते हो। आपको जो करना था डिमांड ऑफ ग्रांट्स में करना था, अप्रोप्रिएशन मतलब ग्रांट्स अप्रूव हो गया, बस अब उसमें से पैसे निकालना है। मतलब तिजोरी की चाबी मिल गई, इससे पहले तिजोरी में पैसे ही नहीं डाले थे, तो तिजोरी में पैसे डल गए, अब तिजोरी की चाबी मिल गई। सो अप्रोप्रिएशन बिल को मनी बिल जैसे कंसिडर किया जाता है, एंड मनी बिल 110 कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि 110 इफ एनी बिल इज मनी बिल देन इसका 14 डेज के अंदर में अप्रूवल देना पड़ेगा किसको, राज्यसभा को, और नहीं देता तभी भी उसको पास माना जाएगा, ठीक है ना। सो इसलिए लोकसभा का बहुत ज़्यादा इसमें पावर होता है, इसी के कारण से इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों चीज़ें होती है। डिसएडवांटेज मतलब एनी मनी बिल के फॉर्म में अगर कोई भी बिल को ले लो तो फिर राज्यसभा का पावर कम हो जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसके राज्यसभा में उसके जो मेजॉरिटी उतने नहीं होती राज्यसभा में, दैट्स व्हाई दे ट्राई टू हैव मिसयूज विद मनी बिल का मिसयूज करके वो किसी तरीके से किसी भी बिल को मनी बिल बना देते हैं, और मनी बिल बना देने से वो राज्यसभा का पावर कम हो जाता है। एंड क्या है कि मनी बिल के लिए क्या है कि वेदर दिस बिल इज मनी बिल और नॉट, स्पीकर अगर बोल देता है तो वो फाइनल है ना। इफ इट्स स्पीकर सेज कि ये बिल मनी बिल है देन इट इज फाइनल, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि इस चीज को काफी अच्छे से यूज किया जाता है और मिसयूज भी हो जाता है इसी कारण से, ठीक। वोट ऑन अकाउंट, वोट अकाउंट ये 115 में बोला गया है। ये क्या होता है कि जैसे अब बजट आया फरवरी एंड में, पहले तो एंड में आता था, अभी तो फरवरी फर्स्ट में आता है, तो फरवरी एंड में आया, और जब ये सब डिमांड फॉर ग्रांट्स एप्रोप्रिएशन बिल ये सब आते आते क्या होता है, मई हो जाते हैं, मई। तो मार्च से लेके मतलब क्योंकि फरवरी एंड मतलब सबसे 28 फरवरी है ना, तो ये मार्च से लेके मई तक है ना, इस पर डिस्कशन चलता है, इसको पास होता है, ये सब होने के बाद ये इम्प्लीमेंट होता है, और इम्प्लीमेंट होने के बाद इनको अलाउ होता है कि वो उसको पैसे को निकाल सकें। तो अब देखो जो भी पिछला अप्रोप्रिएशन बिल था वो कब तक वैलिड रहा होगा, 31 मार्च तक वैलिड रहा होगा पिछला अप्रोप्रिएशन बिल। अब उसके बाद का मतलब अप्रैल और मई को कैसे गवर्नमेंट कैसे चलाएगी, अप्रैल एंड मई को गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, एंड अप्रोप्रिएशन बिल फॉर दिस ईयर हैज नॉट बीन पास्ड येट। सो व्हाट विल हैपन कि इसके कारण से ये टेम्परेरी इवन खाने और घूमने के लिए भी पैसे नहीं रहेंगे कि, और या कार में घूमने या डीजल डालने के लिए भी पैसे नहीं रहेंगे। सो इन दिस सिनेरियो कि 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के लिए अगर जब तक ये बजट पास नहीं होता तो टेम्परेरी एक ग्रांट्स मिलता है, जो जिसको बोला जाए सप्लीमेंट्री या एडिशनल फंड मिलते हैं, ताकि क्या है ये 2 मंथ्स के लिए वो यूज कर सकें और जो भी अपना एक्सपेंडिचर है उसको यूज कर सकें। तो वोट ऑन अकाउंट निकलता है, तो वोट ऑन अकाउंट होता है, और ये टेम्परेरी बजट के फॉर्म के हिसाब से बोल सकते हो कि उनको एक फंड एलोकेट हो जाता है, और उसके बाद वो जब फुल एंड फाइनल बजट ये पेश करते हैं, जब एंड ऑफ द फरवरी में करते हैं, और जब फाइनल पेमेंट हो जाता है तो उसमें से एडजस्टमेंट हो जाता है, अप्रोप्रिएशन जो एक्ट आएगा उससे जो अप्रोप्रिएशन का अमाउंट मिलेगा उसमें से एडजस्ट हो जाता है वोट ऑन अकाउंट। ये उस कंडीशन में भी होता है कि जैसे कई बार सपोज अब मई में ही आपका इलेक्शन होने वाला है ना, मई में इलेक्शन होने वाला है, तो वोट ऑन अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो वोट ऑन अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि देखो बिल जो आएगा या तो जो बजट होगा वो पास होने में अगेन उतना ही टाइम लगेगा, तो और वैसे भी क्या है फुल बजट नॉर्मली जब जिस साल इलेक्शन होने उस साल फुल बजट नहीं आते हैं। फुल बजट मतलब क्या है, ऐसे फुल नाम से फुल नहीं है, मतलब क्या है कि बजट टेम्परेरी आता है कि इसमें कोई मेजर एलोकेशन नहीं होता, जिसको बोला जाता है इंटरिम बजट। तो क्या है जैसे किसी साल इलेक्शन है, जैसे 2014 में जैसे इलेक्शन है ना, इलेक्शन था, तो 2014 का जो बजट रहेगा जो फरवरी मार्च में होगा वो फुल एंड फाइनल बजट नहीं होगा, वो क्या होगा, वो एक इंटरिम बजट होगा। इसके बेसिस पे क्या होगा कि इसके बेसिस पे उनको टेम्परेरी फंड अलोकेट हो जाएगा, है ना, और मेजर चेंजेस नहीं होगा, और इसके बाद जब जैसी गवर्नमेंट पावर में आती है तो उसके बाद फुल बजट आएगा। वैसे ही हुआ मोदी गवर्नमेंट के साथ, जो अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट फिर से फॉर्म हुई
लोकसभा इलेक्शन के बाद, तो उस समय जो बजट आया था इंटरिम बजट आया, उसके बाद फुल बजट आया। ठीक है, डिफरेंस इतना ही है, आपको समझ आ गया। तो इंटरिम बजट हो गया, तो इंटरिम बजट का काम क्या था, टेम्पररी फंड एलोकेट करना है ना, कहाँ कहाँ पे मेजर एलोकेशन करना है। तो कई बार इंटरिम बजट इतना लार्जर होता है कि आपको बड़े बजट की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है और ज्यादा, क्योंकि सारा चीज इसी में रहता है। इसलिए कई बार क्रिटिसाइज भी हुआ था इस बार गवर्नमेंट का कि इंटरिम बजट को इतना बड़ा बजट बना दिया गया कि एक प्रकार से गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस था कि वो फिर से लोकसभा इलेक्शन में आएगी और उसको कंटिन्यू करेगी, बट ऑल्सो उसके बाद फिर से फुल बजट दिया गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि देखो पैसे निकलवाने हैं, अब पैसे निकलवाने हैं तो इंटरिम बजट भी अगर पास नहीं हुआ तो वोट ऑन अकाउंट होगा। ठीक है, इन एनी केस अगर टेम्पररी पैसे निकालने हैं तो आपको वोट ऑन अकाउंट होगा। और कब निकालने हैं, एप्रोप्रिएशन बिल का वैलिडिटी खत्म हो जाने के बाद, पुराना एप्रोप्रिएशन बिल का वैलिडिटी जैसे खत्म होगा तो जो रिमेनिंग मंथ में आपको यूटिलाइज करने के लिए। ठीक है ना, यहां तक ठीक है। तो अब ये सोचो कि आप, ये तो पहले 20th Feb में होता था तब की बात है। नाउ इट इज गवर्नमेंट हैज शिफ्टेड द डेट ऑफ द बजट ऑन 1st of Feb। अब इसके कारण से क्या बेनिफिट एंड लॉस होगा? बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि दे विल ट्राई टू फिनिश ऑल द थिंग्स बाय 31st March। एप्रोप्रिएशन बिल, डिमांड फॉर ग्रांट्स या स्क्रूटिनी जो होगा, स्टैंडिंग कमेटी का स्क्रूटिनी होगा, ये सारा चीज या डिस्कशन को खत्म कर देते हैं 31st March तक, सो दैट ये वोट ऑन अकाउंट की रिक्वायरमेंट ही ना हो। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ द वोट ऑन अकाउंट इज अब नहीं रहा। अब उसी समय एग्जिस्टेंस हो सकता है जिस समय जब बजट, इंटरिम बजट आता है, उस समय वोट ऑन अकाउंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, अदरवाइज ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है ना, ये समझ गया। ऑथराइजेशन ऑफ द विड्रॉल ऑफ द फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम, ये 2011 का क्वेश्चन है। ऑथराइजेशन कहां से मिलेगा? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। पॉज करके देखिएगा, आपको याद होगा पार्लियामेंट से परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है ना, तो आंसर शुड बी फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल के बारे में मैंने बता दिया ऑलरेडी कि कोई नया टैक्स को एबॉलिश करना है या लाना है, दोनों कंडीशन में फाइनेंस बिल लाना पड़ता है। फाइनेंस बिल क्योंकि ये स्टेट के स्ट्रक्चर को, टैक्स के स्ट्रक्चर को चेंज करता है, इसको पार्लियामेंट से पास होना रिक्वायर्ड होता है। बस ये होता है कि फाइनेंस बिल में भी अमेंडमेंट होते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि 35% टैक्स लाना चाहती है, पर अमेंडमेंट होकर 25% टैक्स हो गया, है ना, तो पार्लियामेंट ऐसा रिड्यूस कर सकती है। बट पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती कि 35% गवर्नमेंट ने प्रपोज किया और वो 45% लगा रही है। पार्लियामेंट कैन नेवर एक्सीड द परसेंटेज ऑफ द टैक्स विच हैज बीन मेंशन्ड इन दिस फाइनेंस बिल, वो उससे एक्सीड नहीं कर सकती, उसको कट कर सकती है। ठीक है, तो अब मैंने बताया कि जैसे कोई भी एप्रोप्रिएशन बिल हो या फाइनेंस बिल है, दैट शुड कम आइदर अंडर मनी बिल या फाइनेंस बिल, दोनों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये दोनों मेंशन है। तो किस तरीके से आना है ये बेटर करता है, डिपेंड करता है कि इसमें कौन सा कंपोनेंट है। कोई भी बिल फाइनेंस बिल के फॉर्म में आएगा कि मनी बिल के फॉर्म में आएगा, इस ये डिपेंड करता है, और दोनों के अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं। लाइक अगर कोई बिल मनी के फॉर्म में आता है, मनी बिल के फॉर्म में आता है, दैट विल कम अंडर 110, आर्टिकल 110 के अंडर में आता है। और इस कंडीशन में ये स्पेसिफिक टाइप का बिल होता है जो कि सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, और लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, एट द सेम टाइम इट शुड बी हैविंग द प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। उसको स्पीकर सर्टिफाई करेगा कि यस दिस बिल इज मनी बिल, देन ओनली इट विल बी पब्लिश्ड और इट विल बी सर्कुलेटेड इन लोकसभा। और राज्यसभा का पावर बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, वही 14 डेज वाला चक्कर रहेगा, एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द ज्वाइंट सिटिंग, क्योंकि राज्यसभा का वैसे भी रोल नहीं है। ठीक है ना, बहुत कम है। बट इफ एनी बिल इज इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल में क्या होता है, नॉर्मली टैक्स के प्रपोजल के साथ अगर नॉन टैक्स एलिमेंट्स भी होते हैं तो उसको फाइनेंस बिल के फॉर्म में लाना चाहिए, जिसके अदर इंप्लीकेशंस भी हो सकते हैं। फाइनेंस बिल ऑर्डिनरी बिल जैसा काम करता है, बट फाइनेंस बिल के दो पार्ट होते हैं, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। अगर कैटेगरी ए का बिल है, फाइनेंस वाला कैटेगरी ए का बिल है, तो वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। अगर कैटेगरी बी का है तो वो किसी भी जगह पे इंट्रोड्यूस हो सकता है, और जैसे ऑर्डिनरी बिल होता है वैसे ही होगा। तो यहाँ पे क्या है कि प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे भी है ना, क्योंकि कोई भी मॉनेटरी चीजों पे प्रेसिडेंट का ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट उसको रिटर्न करते जा रहा है बार बार, है ना। प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड एंड देयर इज नो सर्टिफिकेशन ऑफ द स्पीकर इज रिक्वायर्ड हियर, एंड बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा हैव इक्वल पावर। नाउ राज्यसभा कैन रिजेक्ट ऑल्सो, एंड इसको फिर से अमेंडमेंट करके फिर से भेज सकता है। एंड देयर इज अ प्रोविजन फॉर द लोकसभा एंड राज्यसभा बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज द ऑर्डिनरी बिल। ठीक है ना, तो कोई भी बिल को, कोई भी गवर्नमेंट के बिल को या तो मनी बिल के फॉर्म में लाओ या फाइनेंस बिल के फॉर्म में लाओ, इट डिपेंड्स कि स्पीकर क्या चाहता है ना।
तो अगर स्पीकर बोलता है कि मनी बिल है ये, तो ठीक है मनी बिल है। तो मनी बिल में ये सारी चीज़ें मेंशन है, उसमें क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें लिखा हुआ है। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द पॉलिटी ऑल्सो। फाइनेंस बिल में देखो, फाइनेंस बिल एंड कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी में दोनों में डिफरेंस आपको पता होगा, जो मैंने अभी बताया कि एक बार ये लोकसभा में इंट्रोडक्शन हो गया, इसके बाद वो ऑर्डिनरी बिल जैसा हो जाता है, पर लोकसभा में पहले इंट्रोडक्शन उसका होना जरूरी है, और दोनों कंडीशन में प्रेसिडेंट का अप्रूवल होना जरूरी है। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन आया था, व्हाट विल फॉलो इफ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय राज्यसभा। ठीक है ना, अगर बहुत ज्यादा अमेंड हो जाता है मनी बिल को तो क्या होगा। सो लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल। सेकंड, लोकसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल। लोकसभा में सेंड द बिल टू द राज्यसभा फॉर रिकंसिडरेशन। प्रेसिडेंट में कॉल अ ज्वाइंट सिटिंग। तो अभी देखा ज्वाइंट सिटिंग का कोई स्कोप नहीं है इसमें। लोकसभा में सेंड द बिल टू द राज्यसभा फॉर कंसिडरेशन, ऐसा कुछ रिकंसिडरेशन का कोई चक्कर नहीं है, राज्यसभा बोले ना बोले तो ये बिल पास हो जाएगा, है ना। लोकसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल फर्दर, नो, ऐसा नहीं है। अगर राज्यसभा अमेंड करता है तो इसको कंसिडर वो फिर से किया जा सकता है, क्योंकि उसमें इसका पावर नहीं है। लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल्स, यस इट इज करेक्ट, है ना। वो अभी भी वो एक्सेप्ट करे या ना करे वो डिपेंड करता है। तो आंसर शुड बी ए। सो प्रीलिम्स 2015 का क्वेश्चन है, राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड अ बिल, मनी बिल, यस इट इज करेक्ट, है ना। ये तो कुछ नहीं कर सकता। राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स, यस इट इज करेक्ट। राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नो इट इज रॉन्ग। सो आंसर शुड बी आंसर बी, इजंट इट। डाटा इन द बजट, ठीक है ना, किसी भी बजट में कौन कौन से डेटा होते हैं, एक्चुअल फिगर ऑफ द प्रीवियस ईयर, बजट एंड रिवाइज फिगर ऑफ द करंट ईयर एंड बजट एस्टिमेट ऑफ द अपकमिंग ईयर। ठीक है ना, ये 3 डेटा होते हैं। ठीक, सो कोई भी बजट होता है 4 डिस्टिंक्ट फेजेस से जाता है। एक तो बजट का फॉर्मुलेशन होता है, फिर उसका इनेक्टमेंट होता है, उसका एग्जीक्यूशन होता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। यही चीज तो हर एक प्लान के साथ होता है, यही चीज बजट के साथ होगा, डिटेल इसमें लिखा हुआ है। ठीक है ना। सो देयर आर 6 स्टेजेस जिसको हम लोगों ने देखा था। प्रेजेंटेशन हुआ, फिर डिस्कशन हुआ उसके ऊपर। ऑन द डे ऑफ द प्रेजेंटेशन देयर वोंट बी एनी डिस्कशन, जनरल डिस्कशन फिर होगा, फिर स्क्रूटनाइज्ड बाय द स्टैंडिंग कमेटी, हर एक डिपार्टमेंट के कमेटी से आपका स्क्रूटनाइज्ड होगा। वोटिंग होगा इसके रिलेटेड, वेदर टू कट दिस बिल और नहीं करना है, ये सारा चीज पे डिस्कशन होगा। पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल एंड पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। ठीक है, तो आपका ये जो स्ट्रक्चर था वो आपको क्लियर है। यहाँ पे जो हम लोग का बजट होने वाला था वो क्लियर है। बट हियर यू शुड बी नोइंग द रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। सो हम लोग देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इसका एक काम क्या था, प्रेजेंटेशन एंड कंपाइलेशन, जो बजट का रिक्वायरमेंट कहाँ से क्या करना है, ये सारा चीज को, इंक्लूडिंग रेलवे कंपोनेंट ऑफ द बजट। ऐसा नहीं कि रेलवे मिनिस्टर भी कर रहा है, ठीक है ना। तो बजट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, बजट वैसे जगह का भी कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जहां पे स्टेट नहीं है, स्टेट का लेजिस्लेचर नहीं है वहां पे भी। ठीक है ना। स्मॉल सेविंग स्कीम में कितना इंटरेस्ट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस किसी को देना है कि नहीं देना है, उस चीज को भी यही डिसाइड करता है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है ना। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में जाने। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, हाउ मच मनी टू बी स्पेंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, है ना, कितना स्पेंड करना है। इट ऑल्सो डील्स विद द पे कमीशन रिपोर्ट, पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस के से रिलेटेड, मतलब कि देखो पे कमीशन कितना एक्सपेंड, कितना किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पैसा बढ़ाना है, सैलरीज कितना बढ़ेगा, ये कमीशन, पे कमीशन को डिस्कस करता है, उसके साथ अपना जो भी एक्सपीरियंसेस और अपना सजेशंस ये करता है, शेयर करता है। एंड इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, ये इसने बनाया है कि ताकि सारे मिनिस्ट्री और यूनियन लेवल के, स्टेट लेवल के मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट को पैसे डिसबर्स कर सके। ठीक है ना, डिसबर्स कर सके। फिर एक भारत कोष बना हुआ है जो नॉन टैक्स रिसिप्ट होता है, जो भी होता है, जैसे जहां से भी गवर्नमेंट जो भी काम करती है उसमें से कहीं पे फीस लगती है, कहीं पे कुछ कलेक्ट करती है, कहीं पे सेस कलेक्ट करती है, कुछ भी कलेक्ट, मतलब सेस नहीं, सॉरी, है ना, कुछ भी गवर्नमेंट अपना फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, उसमें कुछ पैसे कलेक्ट करती है, वो सारा इसमें जाता है, भारत कोष में जाता है। ठीक है ना। तो ये 2 कोष है जो कि आपको याद रखना है। क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड इन CDS 2019, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इज अ वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिजाइन, डेवलप्ड एंड ओन्ड एंड एप्लीकेट एंड इम्प्लीमेंटेड बाय विच, अभी देखना आपने कौन से डिपार्टमेंट से होता है, पॉज करके देख लो, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। रीजन क्या है आपको याद होगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर में कौन काम कर रहा था, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, आपको याद होगा DEA। देखो एक्सपेंडिचर के अंदर में दिस पर्सन, ठीक है ना,
वो कर रहा था जॉब, तो आंसर शुड बी सी। अगला क्या हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसके अंदर में दो थे, सीबीडीटी, सीबीडीटी जो डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स से रिलेटेड। सेकंड है इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, क्योंकि कस्टम अभी भी एग्जिस्ट करता है आफ्टर जीएसटी, बट इनडायरेक्ट टैक्स बाकी हैं और जो जीएसटी हो गया है। एक्साइज एंड कस्टम पहले नाम था सीबीईसी था, उसको चेंज करके अब कर लिया गया है टैक्स एंड कस्टम, सीबीआईसी, ठीक है ना। तो ये डील करता है इनडायरेक्ट टैक्स से, ये डील करता है डायरेक्ट टैक्स से, ठीक। इसके अलावा भी कुछ अदर कुछ बॉडीज हैं जो कि इसके अंडर में काम करते हैं, वो आपको इतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर में ईडी आता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, अभी आपने बहुत सुना होगा इससे रिलेटेड। ये जो भी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो भी एक्ट्स होता है, इसके लिए जो स्क्रूटनाइज करता है वो ईडी करता है, उसके लिए जो पूछताछ करता है वो सब ये काम करता है। फिर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड सेंट्रल ब्यूरो फॉर नार्कोटिक्स, ना ये सारा काम डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का है, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी इस साल के लिए, ठीक है ना। एसोसिएटेड पीएसयू जो होते हैं उसको जीएसटीएन के लिए, ये जो नॉन प्रॉफिट कंपनी है इससे रिलेटेड, इसको जो भी उसको अपना ब्रेन देना है वो सब सारा काम ये करता है, ठीक है ना। जीएसटीएन इसके अंडर में काम करता है, और इसके जीएसटीएन से रिलेटेड हम लोग ऑलरेडी टैक्स वाले चैप्टर पे बात कर चुके हैं, ठीक है। सो प्रीलिम्स 2015 में क्वेश्चन आया था कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ union budget that is presented to the parliament, whether it is the department of revenue. Second, no amount can be withdrawn from the consolidated fund of India without the authorization of the parliament of India. It is correct. All the disbursement made by public accounts need also need the authorization for the parliament. मैंने बताया पब्लिक अकाउंट से आपको रिक्वायर्ड नहीं होता कि आपको किसी भी टाइप का आपको ये चाहिए, पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, अभी तो हम लोग स्टार्टिंग में देखें। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स करता है, तो ये भी गलत हुआ, तो ऑप्शन क्या हुआ, 2 बचा, नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सो आंसर शुड बी सी। Which one of the following is responsible for the preparation and presentation of union budget of the parliament? Pause the video. Answer, Department of Economic Affairs. ठीक, तो बजट में हम लोग को ये समझ आएगा कि बजट का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम लोग को बात करना है रिसिप्ट, एग्जैक्टली रिसिप्ट कैसे होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल में क्या डिफरेंसेस है, एक्सपेंडिचर के रेवेन्यू एंड कैपिटल में क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो।